कंटेम्प्रेरी इंडिया। यूनिट 3 चैप्टर 4 इकोनॉमिक इशू। तो हमारे चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक इशू यानी आर्थिक मुद्दे। अब हमारे से आर्थिक मुद्दे की बात करें तो आर्थिक में मैं आपको पिछली क्लास में क्या क्या बताया जैसे कि आर्थिक हमारे अलग अलग लेवल पे होता है, व्यापारिक है। इसमें हमारी सबसे पहले आर्थिक की बात करते हैं निर्धनता है क्या? ठीक है, तो हमने जैसे निर्धनता के बारे में बताया था मिनिमम प्रॉपर्टी की निर्धनता कैसे फैलती है? निर्धनता इंसान का एक्टिविटी होगा उसे सबसे पहले हम एजुकेशन आ जाता है यानी अगर शिक्षा नहीं होगी तो निर्धनता सबसे अहम परिणाम लाता है निर्धनता। शिक्षा आ रही है, शिक्षा ना अगर भारत में नहीं फैले परिवार में शिक्षित नहीं है व्यक्ति तो वो निर्धनता की कगार तक पहुंचेंगे। ये एक फैक्ट होता है। फैमिली बड़ी होगी तो ऑब्वियसली मतलब या देखिए निर्धनता वह दशाली है जिसमें एक व्यक्ति या अपर्याप्त आय अथवा मूर्खता पूर्वक व्यय यानी खर्च करना यानी जो चीज नहीं भी खर्च करने के लिए पड़ता जो हमें मतलब खर्च करने के लिए हमें लिमिटेड खर्च भी करना चाहिए वह उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए व्यक्ति को जो जरूरत से ज्यादा अगर खर्च करता है तो वो निर्धनता की कगार पर पहुंचे। ठीक है, तो ये इसमें बाउंडेशन भी होनी चाहिए खर्च के लिए, आय भी इफेक्ट डालती है हमारी, तो ये निर्धनता की ओर कगार पर ले जाती है। अब मैं आपको उस दिन कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाती थी निर्धनता का अर्थ बता दिया था हमने। निर्धनता का अर्थ हो गया था, ठीक है। दूसरा क्या बताएगा कौन सी हेडिंग हुई थी? निर्धनता का मापन। निर्धनता का मापन, मापन कैसे किया था ये बता दिया था। ठीक है, मतलब निर्धनता का मापन करने के लिए सकल राष्ट्रीय जीएनपी करेंगे और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी आएगा एनपी। हाँ, तो इन दोनों का क्या करते हैं इसमें देशवासी प्रकोप जीडीपी में जीएनपी कैसे याद करेंगे? जीएनपी के लिए हम क्या करेंगे x बराबर हो गया देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय यानी जो देशवासी हैं और अपना काम कहाँ कर रहे हैं विदेश में कर रहे हैं तो वो इंडियन बट वो अपना रोजगार कहाँ कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में। ठीक है, विदेशों में, तो वहां पर जो विदेशों में उनको जो अर्जित आय हो रही है वो हमारे जीएनपी में काउंट होगी। m बराबर x बराबर हो गया हमारा ये। ठीक है, जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम कैसे कहते हैं कि x बराबर हो गया विदेशों की द्वारा देश में अर्जित की गई देश में की गई अर्जित। हम विदेशियों के द्वारा यानी हमारे देश में जैसे हम देशवासी हैं हम विदेशों में अर्जित कर रहे हैं x हो गया m बराबर विदेशों के द्वारा देश की अर्जित आय यानी विदेशों के द्वारा जो हम विदेश में उसके द्वारा जो हमने उससे सामान उनके द्वारा लिया गया है उसके द्वारा जो लिया गया तो क्या होगा x बराबर m हो गया तो जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाएगा जिससे हम अपनी आय निकाल लेंगे। ये हो गया भारत की सकल राष्ट्रीय आय। अब उसके बाद हमने क्या बताया था भारत में निर्धनता कैसे फैलती है इसके हमने कौन कौन सी कारण आपको बताए थे। एक तो हमने आपको निर्धनता के कारण बताए थे भारत में निर्धनता हो गई ये भी हमने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था भारत में निर्धनता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है
हमारी निर्धनता के प्रमुख कारण, निर्धनता के प्रमुख यानी यहाँ पर साइड एक्सप्लेन कर दिया था। इसके हमने 5 कारण बताए थे, सामाजिक, आर्थिक, इनको शॉर्ट फॉर्म में बताया था। तो पहला इसमें से आ जाता है आपका सामाजिक। सामाजिक एक्सप्लेन हो चुका था। आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, ये भी हो गया था व्यक्तिगत। ये हमने सबको जैसे कि अगर हम थोड़ा रिवाइज करें तो जैसे सामाजिक कारण है, इसमें क्या क्या आएगा अगर हम इसको थोड़ा रिवाइज करें। प्रीवियस क्लास का हम सोचिए कि मैंने क्या क्या किया। तो सामाजिक भी हमें जब रिमाइंडर आएगा ना तो पहले क्या होगा, मतलब हम पिछला रिमाइंड नहीं करेंगे तब तक हमें आगे का समझ नहीं आएगा। तो हमने सामाजिक कारण में किन किन चीजों को रखा था? सामाजिक कारण में जैसे कि समाज में अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, सबकी अलग-अलग एक सोच होती है। तो कुछ लोग होंगे एक मतलब जिनकी इनकम अच्छी होगी, तो इधर मध्यम वर्ग की होगी। एक हमने ये पूछा है, इसमें कारण पूछा, हमने कहा सामाजिक कारण बताओ। तो सबसे पहले आएगा जनसंख्या। सामाजिक कारण में जनसंख्या पहले आएगी क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। भारत की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वो निर्धनता की कगार पर चल रही है। अगर जनसंख्या कम है और हमारे पास सूझ जाता है, मूलभूत आय जो आवश्यकता वाली चीजें होती है वो हमारे पास जाता है, तो खाने वाले लोग कम है तो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, एक तो यह आता है सामाजिक कारण और लेने वाले 10 है। मान लो हमारे पास दो के बस में 4 हैं और खाने वाले 10 बैठे हैं, तो उनको हम 10 में डिवाइड करेंगे। और अगर वही चीज 4 वो करने वाले बस हमारे पास 10 है और खाने वाले 2 हैं, तो उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा आता है परिवार की व्यवस्था। एक परिवार में कमाने वाले 10 हैं, खाने वाले 20 हैं, या कमाने वाले एक बंदे, एक व्यक्ति जैसे कमाता है, खाने वाले 8 हैं, तो उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं होगा, परिवार की व्यवस्था नहीं जाती। अगर वही चीज कमाने वाले 4 हैं और खाने वाले 4 लोग हैं या 5 लोग भी हैं, तो उनको जो परिवार की व्यवस्था है वो एक निर्धनता की ओर नहीं रहेगी। तो यानी परिवार की व्यवस्था में आय का स्रोत भी आएगा या जनसंख्या भी आएगी। या हमें इसलिए जो स्कीम निकाली जाती है, जो हमारे सरकार, भारत सरकार जो हमारी स्कीम निकालती है कि हम लोग हमारे लोग इस तरीके की निकालती है, अगर व्यक्ति के बच्चे कम होंगे तो वो अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे से कर सकता है, बच्चे को हर एक चीज प्रोवाइड करा सकता है। और अगर उन्होंने जनसंख्या बढ़ाई तो बच्चों को तो वो चीज नहीं मिल रही है, ना उन्हें एजुकेशन मिल पा रही है, ना उन्हें खाने पीने का सामान मिल पा रहा है, ऊपर से वो गरीबी की कगार पर है। हाँ, तो उससे क्या होता है, काफी चीजें इफेक्ट होती है। सामाजिक कारण में आएगा एक तो जनसंख्या, परिवार की व्यवस्था। तीसरा आता है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में क्या करेंगे, कुछ प्राचीन समय से चली आ रही है रीतियां हैं जिन्हें लोगों ने मान चुके हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, तो उनके पीछे भागना हो जाता है। जैसे लोगों के धन है कि धन के पीछे भागना निम्न काम, हम धन के पीछे भागते हैं। वह व्यक्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति का होता है। भौतिकवादी यानी उसको लालसा उसको ज्यादा होती है चीजों की, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर एक चीज उसके अंदर लालसा ज्यादा होता है। तो इस तरीके से ये भौतिकवादी हो गया। इसके विपरीत भारतीय धर्म ग्रंथों में अध्यात्म की उन्नति की ओर श्रेष्ठकार समझता है। वो सोचता है कि हम धर्म के ऊपर जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, धर्म पूजा पाठ में ज्यादा लगे रहेगा। अगर वो इन चीजों से निकलकर अपने मानसिक को विकास का करना है तो वो शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, धर्म को छोड़ के शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, तो उससे शायद निर्धनता कम होगी। तो एक ये सांस्कृतिक कारक में आ जाएगा हमारा धर्म से रिलेटेड। ठीक है, अब आता है जैसे जमींदारी व्यवस्था। जैसे कि हमने आपको बताया था जमींदारी व्यवस्था भी होती थी कि लोग पहले क्या करते थे जमींदारी व्यवस्था में, जो गरीब किसान वर्ग था उसके पास फसल के लिए वो कभी कभी जमींदारों से क्या करता था, उधार ले जाता। अब जब वो उधार नहीं चुका पा रहा है तो क्या करेगा, अपनी जमीन को उसको जमींदार को दे देगा या जमींदार उसके किसान की जमीन ले लेगा। तो अब किसान को गरीब है और वो और निर्धनता की ओर चला जाएगा, निर्धनता की ओर कहाँ जाएगा। ये मेंटल हेडेक होती है
सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जैसे आपको बताएं कि कुछ होती है जैसे विवाह समारोह। अब हमने विवाह किया है, जरूरी नहीं है कि हम उसमें ज्यादा खर्च करें, हम कम खर्च करके भी विवाह कर सकते हैं। तो जो गरीब पिता है वो अपनी बेटी के लिए कई लोग इतने लोगों को बुलाएंगे, इतना खर्च करेंगे, खाने पीने की भी कुछ है बड़ा चढ़ा के करना। अगर वही शादी कम लोगों को बुला के उसमें कम खर्च करें तो शादी निर्धनता काल पे नहीं जाए। दूसरी बात आती है मृत्यु भोज कराना। मृत्यु भोज में भी फालतू का लोग खर्च करते हैं, तो ये भी हमारी निर्धनता का कारण होती है। दहेज प्रथा ये तो सब जानते हैं कि दहेज को हमारा जो कि पिता के पास अगर पैसा नहीं है और जो लड़के वाले होते हैं उन्होंने अगर दहेज की डिमांड की है कि मुझे इतना ये चाहिए, सामान चाहिए या पैसे की डिमांड, कुछ भी चीज की डिमांड होने पर है तो वो एक पिता को देना होगा कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। उसको एक चिंता होती है कि मुझे बेटी को, ये हमारे समाज में समस्या चली आ रही है कि हम लड़की को घर पे नहीं रख सकते, उसको बिठा नहीं सकते। लड़की 18 साल की है, हमको उसकी शादी करनी है, लेकिन आपको समाज में बदल है। तो ये सब पुरानी सामाजिक कुरीतियां चली आ रही है ना कि हमें इनको लड़की को, आप पिता को तो चिंता होगी कि मुझे बेटी की शादी करनी है तो वो दूसरों से कहा लेगा, उसको सफल वालों की डिमांड पूरी करनी है ना। तो इस हिसाब से जब उसने जो शादी करनी लड़की की उसको दे दिया, सफल वालों को दहेज दे दिया, लेकिन जो उसने कर्ज लिया है उसको चुकाने में अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके परिवार में और सदस्य की भी निर्धनता की ओर चल रही है। ये हो गया हमारा सामाजिक। आर्थिक नाम में आपको बताया था निम्न राष्ट्रीय है। हमारे समाज में क्या होता है भारत में, एक तो ये हमारे आर्थिक कारण का सबसे अहम पहलू होता है कि हमारी जो राष्ट्रीय है उस समय के जो रोजगार के अकॉर्डिंग कम होती है। व्यक्ति रोजगार चाहता है लेकिन पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसको उस हिसाब से उसको रोजगार के पैसे नहीं मिल पाते हैं जो उसकी लिए प्रोवाइड होना चाहिए। अगर व्यक्ति ने काफी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल कर ली है, आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। हमारी करंट की पॉपुलेशन 140 करोड़ की जनसंख्या है। 2011 में यही पॉपुलेशन हमारी कितनी थी? 2011 की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो कितनी थी? ये हमारी है 2000 अभी की करंट की बात होती है। अगर हम 2011 की बात करें क्योंकि 2020 में जब लॉकडाउन था तो 2 साल तो हमारा हो ही नहीं पाया आया। 2021 में 11 साल में होती है हमारी जनगणना, 11वीं पास होती है जनगणना। 2011 की जनगणना की बात करें तो 121 करोड़ की जनसंख्या है। आप 121 में सोचो कितने ऐड हुए हैं? 140 पर पहुंच गई है, यानी जनसंख्या तो बढ़ ही रही है ना, कम तो हो नहीं रही है। अब जब अभी इसमें डिस्काउंट भी बढ़ रहा है, आप सरकार को 140 करोड़ का पे करना है, 140 करोड़ के लोगों के लिए रोजगार को प्रोवाइड कराना है और उनको लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करवानी है, तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो ये हमारे आर्थिक कारण है। अब क्या होता है, हमने जैसे आर्थिक कारण की बात की है, इसमें हमने बता दिया आपको कि क्या हुआ, इसमें आय का मतलब होता है कम आय। व्यक्ति को कम आय मिलेगी, उसके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, बड़ा परिवार है, कमाने वाला एक इसकी आय कम है, 10,000 कमा रहा है, महीने के 15,000 कमा रहा है और खाने पीने वाले लोग ज्यादा है, तो अब क्या उसकी निर्धनता पे इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है क्योंकि उसका इतना खर्चा चल ही नहीं पाता। तो आय का स्तर भी सुधार होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जनसंख्या को कम नहीं होना चाहिए। कृषि भी एक हमारे लिए निर्धनता की हो जाती है। जैसे भारत एक ऐसा देश है हमारा कृषि प्रधान देश, ठीक है, भारत की जीडीपी वर्तमान में कृषि का योगदान 20% है, जबकि भारत की 61% जनसंख्या ग्रामीण और कृषि पर आधारित है, सबसे ज्यादा कृषि पर ही आधारित हो रही है। अब इसके अतिरिक्त भारत की 70% जनसंख्या ग्रामों में ही निवास करती है, बाकी 30% शहरी इलाकों में निवास करती है। भारत में अब तक जो उन्नति हुई है अभी तक ग्रामों तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हम विलेज एरिया में प्रोवाइड ही नहीं करा पाते। वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाती इसकी वहां तक पहुंचनी चाहिए, वो विलेज पर पहुंची नहीं है, गाँव में पहुंची नहीं है। वहां पे संसाधन ही नहीं है पहुंचाने के लिए, सड़कों पर भी खराब होना, दूर संचार के साधन वो नहीं होना। तो इस हिसाब से वो जो हमारे आर्थिक इवेंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कृषि अच्छी होगी उतने ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जितना माल निर्यात होगा या आयात होगा, जो भी हम करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो जब हम विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें वहां से अच्छा पैसा मिलेगा, वो हमारे भारत सरकार के राजकोष में जाएगा। उससे क्या होगा, जब हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम लोगों को आमदनी अच्छी मिल पाएंगे, किसान को भी पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो ये चीज भी हमारे लिए काफी अहम होती है। ये तो हो गया आपके आर्थिक। भौगोलिक में हमने जैसे बोल दिया खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन, भौगोलिक की बात कर रहे हैं तो यानी हमारा क्या आ जाएगा,
भौगोलिक यानी भूगोल की बात करिए, भूगोल हमारा किसके ऊपर पूरा बना है? पृथ्वी से। पृथ्वी यानी नेचुरल, जो कि पूरा हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा वातावरण है, कैसे यहाँ के संसाधन है, कैसे यहाँ की मिट्टी है, जैसी मिट्टी होगी उस हिसाब से फसल होगी, जैसे यहाँ पे बारिश होगी उस हिसाब से फसल होगी। तो हमारा एक तरीके से भौगोलिकरण काफी इफेक्ट डालता है, ठीक है। हाँ, कुछ खनिज संसाधन जैसे जो कि अलग अलग जगहों पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कई जगह सोना ज्यादा है, कई जगह चांदी होती है, यूरेनियम, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम हमारे यहाँ पे नहीं होता है, वो तो आपको सऊदी अरब में मिलेगा, पेट्रोल की खदानें हमारे यहाँ पे नहीं, हमें वहाँ से लेना होगा। अगर आपने अब हमारे पास ऐसे का मतलब उस हिसाब से पेट्रोलियम से ले रहे हैं, हमारे पास हम उसे नहीं ले पाएंगे। यहाँ से क्या होता है, पेट्रोल महंगा होता है, इसकी भारत सरकार पेट्रोल महंगा करती है, क्योंकि जो टैक्स लग रहा है वो भारत सरकार उसमें इंक्लूड करेगी ना, काफी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ पे अपर्याप्त है, खनिज संसाधन अपर्याप्त है, सोना चांदी के हमारे यहाँ पे खनिज संसाधन नहीं है, पेट्रोलियम की खनिज संसाधन नहीं है, तो हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जब सरकार कहीं से ले रही है तो टैक्स सब वसूल होगा, कहीं की चीजें महंगी हो रही है, तो ये खनिज संसाधन की हमारे लिए काफी नजर का काम है। अगर ये चीजें बात नहीं होगी तो सरकार को इंसुलेटेड नहीं पड़ता और जनता आराम से यूज करती। जैसे गेहूं चावल हुए, ये तो हमारी अहम फसलें हैं, तो सरकार इनको नहीं खरीदती है, खेती किसान नहीं लेते। लेकिन अगर ये चीज भारत सरकार, अगर ये चीज हमारे भारत में ना होती, वहाँ होती, विदेशों में होती है, अदर कंट्री से गेहूं चावल तो आज का किसान खा ही नहीं सकता, या गरीब परिवार को गेहूं चावल खरीद सकते, उसको खरीदने की क्षमता ही एक आसमान लोग विस्तार किया गया, जैसे कहीं एक बरसात का होना और कहीं एक बरसात नहीं, जैसे मौसम में हम चेरापूंजी यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने बरसात होगी। अब 6 महीने जब लगातार पानी बरसेगा तो मिट्टी तो रहेगी ना, कुछ लोग फसल तो कर नहीं सकते, और फिर 6 महीने पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ेगा। तो ये भी एक इफेक्ट डालता है ना हमारे लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई बार समय पर चक्रवात आ रहा है, बाढ़ आ रही तो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो लोगों की स्थिति भी नहीं हो जाती है, खाने पीने की चीजें रहना सब हो जाता है। तो ये भी तो हमारे प्रति, और ये क्या होता है, इस कारण क्या होता है, प्रति हजारों व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। फसलें हो जाती है, हजारों करोड़ रुपए की हानि होती है, जब कितने लाखों का बर्बाद हो है। अब सरकार को तो चिंता करनी है जनता की, क्योंकि वो जनता के लिए सरकार बनी है, अपने लिए नहीं बनी है, क्योंकि जनता ने उसे सुना है। तो अब जनता जब परेशान है, अब वो जब उसकी स्थिति करेंगे तो सरकार को तो सोचना ही होगा ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए इफेक्ट करती हैं। हम कहेंगे राजनीति की बात, अभी हमारे सामाजिक और आर्थिक और अब जैसे हम इतना समझाते हैं आपको, ये अगर क्वेश्चन धीरे में है या लघु में है, लघु में है तो उसको छोटी बड़ी में लिखोगे, धीरे में है तो उसको एडिट में लिखोगे, ठीक है। इतना हो गया। राजनीति में क्या जाएगा, पूंजीवादी आ जाएगा। पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवाद की संख्या क्या होता है, केंद्रीकरण, यानी एक केंद्र पर पूंजीवाद। और जबकि हम अगर कहेंगे समाजवाद क्या, पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है। जो एक धन कार्य करवाया जाता है, बजट कार्य करवाया जाता है, उसके लिए हमें सड़क बनवानी है तो उसके लिए एक बजट देते हैं, हमें ये टैक्स चाहिए 1 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो सरकार के पास अपील करेंगे 1 करोड़ रुपए दिए जाए। और जैसे मैंने कहा सॉफ्ट स्टेट यानी धन राज्य क्या होगा, जैसे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे, गुलनाथ मंडल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, भारत समस्त विकासशील देशों में निर्धनता का एक कारण माना है। विकासशील देश जैसे भारत में विकासशील नहीं है, विकास हो विकसित तो पूरा हुआ नहीं है, तो इसलिए विकासशील में आता है, ये विकासशील गति पर है। तो अब जैसे उन्होंने कहा है कि निर्धनता का एक कारण धर्म राज्य भी होती है, यानी धर्म राज्य का तात्पर्य उससे सामाजिक अनुसूचिता और विभिन्न रूप से प्रकट होती है, जैसे कानून की कमजोरियां, कानून का पालन लागू करने की कमी, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के माध्यम से नियम निर्देशों की व्यवहार का अवहेलना करना, उन्हें पालन न करना, यानी कि कानून की कमजोरियां क्या क्या होंगी। आजकल क्या होता है, पॉलिटिकल करते हैं, अगर इसको हम सारे शब्दों से अगर है पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीति की बात होगी तो मैं पॉलिटिक्स की बात करूंगी। कैसे, मान लो आप अच्छी जाना चाहता है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसकी जानकारी, ठीक है, 2 व्यक्ति हमने खड़े कर दिए, हमने आपको कहा कि जाइए इसमें वैकेंसी लिखिए, आपके पास भी एजुकेशन है, आपके पास भी एजुकेशन, ये आप व्यक्ति हो है, एक ये व्यक्ति हो गया,
दोनों ही के पास, इसके पास पहचान अच्छी है, इधर भी पहचान है, इधर भी पहचान है, इधर भी पहचान है, इधर भी पहचान है, सोर्स ज्यादा है। आप एक आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन इसके पास अच्छी नहीं है और इसकी पहचान है, तो ये अपना सोर्स ज्यादा है, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसकी सोर्स नहीं है, वो बैठ जाएगा, उसको किसी न किसी बात से माइनस मार्क देके हटा दिया जाता है। पेपर को तो पता है, अगर हमने ऑफलाइन अगर अपनी इंटरव्यू की बात करा तो सोर्सिंग किसकी ज्यादा उसका पहले भ्रष्टाचार से लेके अब यहाँ पे कानूनी कुछ नहीं करेगी क्योंकि राजनीति में राजनेता और अब दोबारा तो ये कमी क्यों भी हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति सच व्यक्ति समूह में मिलकर पूरा जिनकी आचार व्यवहार को बनाना उत्तरदायी नहीं है, वो नहीं समझते कि हमारा क्या सच व्यवहार करना चाहिए, वो तो अपना बस सोर्सिंग में जमाना चाहते हैं, भले उसको जॉब की जरूरत हो ना हो, बस उसको ये पता है कि ये चीज चाहिए, हमारा नाम होगा, पर ये चीज गलत है, ये राजनीति पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। व्यक्तिगत कार्य की बात करेंगे हम, व्यक्तिगत कार्य में क्या रहेगा, एक मेंटली रहेगी और एक फिजिकली पावर रहेगी। यानी अगर व्यक्ति का मानसिक तनाव, व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन में जाता है तो वो क्या करेगा, काम नहीं करना, चिंता ही में डूबा रहेगा, अपने आप में हार मान लेगा, वो सोचेगा तो जीत नहीं सकती, तो और भाग को छोड़ देगा, मैं किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, हार मान लेगा। तो क्या होगा, तो जब अपने आप खुद ही उसने अपने आप को कमजोर समझ लिया, उसकी मेंटली कमजोर है, तो वो क्या भविष्य बनाएगा, क्या वो आर्थिक अपनी स्थिति सही करेगा, तो वो निर्धनता की ओर होता है। इससे क्या होता है, उसके चक्कर में जो उससे और परिवार वाले वो भी श्योरिटी नहीं है तो उनका सही कर सकते। शारीरिक में क्या होता है, व्यक्ति की बात करने की क्षमता की बात करते हैं, तो अगर व्यक्ति सही नहीं है, शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो वो भले ही उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, वो जब शरीर से दुर्बल है तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसको 8 घंटे काम करने में उसकी कार्य क्षमता 2 घंटे की वो नहीं कर पा रहा है, तो वो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा और निर्धनता की समस्या पर और ज्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि उसको खुद ही प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो खुद ही स्वस्थ नहीं है। तो ये होगा हमारे निरंतरता का रोजगार का कारण। अब हमें रोजगार के बारे में बताना है, रोजगार क्या होता है, बता रोजगार क्या होता है। फसल उगाना हमारे बिजनेस है, क्योंकि तो हमारा बिजनेस है, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है, एंटरप्राइजेस है, फर्म यानी उद्योग हो गए, और ये क्या करती है, फर्म यानी उद्योग और कंपनी है, कभी कोई कंपनी हो गई, एंटरप्राइजेस हो गए, बड़ी कंपनियां होती हैं, ये क्या करती है, रोजगार निकालती है। एक कंपनी में 4 वैकेंसी हो गई, ये अलग अलग प्रकार की, कोई अकाउंटिंग की कर रहा है, कोई असिस्टेंट की कर रहा है, कोई उद्योग में भी यही होता है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो ये यही तो करते हैं, इनमें क्या होता है, कंपनी होती है, एंटरप्राइज इनको फर्म बोलते हैं, ठीक है, व्यवसाय कोई कंपनी यानी कि व्यवसाय होता है, उसमें कंपनी एंटरप्राइज या फर्म होते हैं। ये क्या करते हैं, भोक्ता को उत्पादन और सेवा प्रदान करते हैं। कंपनी अपने आप में तो काम नहीं करेगी ना, वो तो लोगों की जरूरत होगी ना अपना काम करने के लिए, और एक व्यक्ति कंपनी को तो कंपनी नहीं चला सकती, 10 लोगों से मिलकर ही काम करता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो। तो व्यवसाय एक मानवीय संस्था है, तो उपभोक्ता को कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लक्ष्य से निर्मित की गई, ठीक है। इसमें व्यवसाय को कंपनी, एंटरप्राइज या फर्म भी कहते हैं, ठीक है। व्यवसाय में क्या कहता है, कंपनी भी आ जाएगी, एंटरप्राइज भी आ जाएगी और फर्म भी आ जाएगी। पूंजीगत अर्थव्यवस्था में व्यापार का प्रमुख स्थान है, जाहिर है पूंजीगत व्यवस्था ही हमारी है, जिसमें हम खुद की पूंजी लगाकर क्या करते हैं, पूंजी लगाना, उससे अपना धन इकट्ठा करना, फिर से हम पूंजी लगाएंगे, फिर और बड़ा धन इकट्ठा करेंगे, फिर और बड़ा बिजनेस करेंगे। हाँ, पूंजी वाली व्यवस्था हमारी किसमें होती है, खुद के निजी हाथों में होती है। हमारे यहाँ पे अपना बिजनेस होता है, जैसा हम बिजनेस बनाएंगे वैसा हम बिजनेस चलेगा। इससे क्या होता है, लाभ कमाने का श्रेय जो है होता है काम करने और साथ साथ व्यापार भी करते हैं, यानी हम काम में भी मन करवाना है और व्यापार में भी। जब व्यापार करना पूंजीवाद लगाएंगे तो क्या होगा, हमें दिमाग जागरूकता होगा, तो हम कितना और प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना और ज्यादा से फायदा ले सकते हैं, हम इसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये एक हमारा रोजगार का अर्थ कहलाता है, क्योंकि रोजगार का अर्थ क्या होता है, एक कंपनी हुई जो लोगों को
देती है। इतना आगे समझ में कुछ वाले बारे में ठीक है। व्यवसाय की प्रगति और क्षेत्र की बात करते हैं तो व्यवसाय की प्रगति में क्या होगा, किसी न किसी काम में संलग्न रहना। जैसे अध्यापक विद्यालय पढ़ाते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, सीधी बात है। चालक क्या होता है, गाड़ी चलाता है, दुकानदार सामान बेचते हैं, चिकित्सक लोग होता है। ये तो हमारी व्यवसाय की प्रगति हो रही है, यानी हर जगह कमाई हो रही है, हर जगह आर्थिक स्थिति बन रही है, हर जगह आप लोग व्यक्ति मुनाफा कमाने में रहे। फिर वो कोई भी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर हो और जो हमारा मेडिकल सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, एनी सेक्टर वहाँ पे सभी। अब रेलवे भी क्या करता है, वो अकेले तो नहीं कर रहा है, टिकट ले रहा है, व्यक्तियों से टिकट लिया, उसमें टिकट हमारा कितना में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हम उसका मूल्य दे रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं, हमने ट्रेवल करने के लिए हमने टिकट लिया, उसका पैसा लिया, वो पैसा हमारे कहाँ जा रहा है, रेलवे टैक्स उसमें जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे हर एक चीज में ड्राइवर है वो भी पैसा ले रहा है। ये जो हमारे व्यवसाय के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, क्षेत्र में आप अपने अनुसार शब्द में देख सकते हो कि हम किसके क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। दूसरा आता है व्यवसाय की विशेषताएं। अब ये बात है विशेषताओं में क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। अब ये बताओ, अगर हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं करेंगे तो क्या आर्थिक स्थिति में क्या होगा, अगर वस्तुओं सेवाओं का लेन देन नहीं करेंगे अब व्यवसाय आगे नहीं बढ़ेगा। हमने पहले क्या होता था, अगर हम पास्ट की बात करें हिस्ट्री में जाए तो पहले क्या होता था, वस्तु के बदले विनिमय चढ़ाने चलते थे। विनिमय चढ़ाने का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। हमने तुम्हें गेहूं दिए तो हमें चावल दोगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये बदलता गया, क्योंकि पहले लोगों को पैसे की जरूरत ना हो, सिर्फ खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करने की सोचते थे, क्योंकि लोग पढ़े ही नहीं थे, कोई बाजार ही नहीं था, कोई मशीनें नहीं थी, जानते नहीं थे, एक ही स्थान पे रहना था, वहीं रहना था। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है, सेम वही कोरोना का समय आया, जो अभी व्यक्ति एक जगह रह गया, खाने पीने की वस्तु को जाने लगी, पहनने ओढ़ने का कोई मोह नहीं है, किसी कहीं यहाँ नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो वस्तुओं का लेन देन क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण कारण से लगन होते हैं। वस्तुओं में क्या क्या होती है वस्तुएं, जैसे ब्रेड, मक्खन, जो दूसरे बने प्रोडक्ट हुए, कई उपभोक्ता इन्हें लेते हैं, ठीक है, मशीनरी उपकरण हुआ, पूरी वस्तुएं हुई, सेवाएं, परिवहन, इन सब में हमारा लेन देन होता है। दूसरा आता है वस्तुओं सेवाओं को विक्रय या विनिमय। विक्रय यानी बेचना और विनिमय उन्हीं के बदले दूसरी वस्तु को लेना। वस्तुओं सेवाओं का नियमित विनिमय, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं सेवाओं के जिनका हम नियमित विनिमय करते रहते हैं। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जैसे अब जैसे हमने परिवहन हुआ, इनको हम रोज नहीं खरीदेंगे, बैंकिंग के क्षेत्र में नहीं करेंगे, बीमा के क्षेत्र में बीमारी वाली बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं, विज्ञापन है। और हम जैसे जो हमारी नियमित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि अपनी हमने पुरानी कार को बेचा और व्यवसाय की कार जाता है, हमने कार खरीदी थी, लेकिन उसको जब बेच भी रहे हैं तो हमने पैसे ले लिए ना। अब क्या होता है, मेरे खिलाड़ी ने अपनी पुरानी कार खरीदी को बेची और व्यवसाय नहीं कर रहे, जब तक वह नियमित रूप से कारों की तरह बेच रहे हैं उनका कहने का मतलब है, हाँ हमने ये नहीं हमने कोई कार खरीदी और बेच दी और हमें पैसे कमा लिए, हमारा हो गया नहीं हुआ। हम वही काम रोज कर रहे हैं तो वो हमारा नियमित व्यवसाय आएगा, ठीक है। निवेश की आवश्यकता में क्या होगा, प्रत्येक व्यवसाय में भूमि, श्रम, पूंजी की कुछ ना कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन वितरण उपभोग के लिए किया जाता है। निवेश क्या होता है, लगाना, किसी चीज में अपना पैसा लगाना एक निवेश नहीं आता, उसमें हम लगाना, खर्च करना, ठीक है। लाभ कमाने का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाने में क्या है, यानी कि बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय अधिक से अधिक समय तक चालू नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं में अपने व्यवसाय शुरू किया और लाभ ना कमाए और हम व्यवसाय करते हैं, तो हमें व्यवसाय के नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, लाभ से आय अर्जित करना। हमारा मतलब ही क्या है, हम अगर स्कूल चला रहे हैं, प्रिंसिपल अगर कोई स्कूल चला रहा है, मैनेजमेंट अगर कॉलेज चला रहा है, तो वो लाभ कमाने के लिए चला रहा है, पहले उसमें स्टाफ को रखो दे रहा है, लेकिन उससे भी तुम्हें कुछ होगा, बच्चे आएंगे, एडमिशन जितने ज्यादा एडमिशन होंगे उस हिसाब से फीस इंक्लूड होगी और क्या होगा, फिर लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, ठीक है। आय की अनिश्चितता और जोखिम, अब क्या होगा, आय की अनिश्चितता में क्या होगा, प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, सिंपल सी बात है। जब कोई व्यवसायी विभिन्न संसाधनों का निवेश करता है और उसके बदले कुछ ना कुछ आय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके श्रेष्ठतम प्रयासों के बाद व्यवसाय में आय की अनिश्चितता बनी रहती है। यानी आपने जो माल बनाया, हमने अगर कहा कि हमने जो माल बनाया है, जो भी हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, उसको हमें उस हिसाब से उसका पैसा नहीं मिलता, तो हमें
उठाई। तो एक भी ये भी एक व्यवसाय की व्यवस्था में है कि आय की अनिश्चितता उसका क्लियर ही नहीं है। फिर वो किसी भी सेक्टर में हो, अगर हमें आय की अनिश्चितता है और हम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे काम नहीं कर रहे हैं और हमें अनिश्चितता है उससे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो हमारा इससे क्या होगा, मनोबल भी गिरता है। व्यवसायों को आयोग प्रबंध करने वाले तत्वों पर भी निर्भर होगा। इतना आ गया। अब हमने बताया था पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, जैसे ये पब्लिक सेक्टर एक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर तो एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर और एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होते हैं, जहाँ पे सरकारी स्वामित्व स्थापित नियोजित ऐसी स्वशासित तथा अर्धशासित निगम कंपनियां जो औद्योगिक वाणिज्यिक कार्यकलापों में कार्यरत होती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त उपक्रम सम्मिलित किए जाते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, ये सरकार जो होती है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एक संगठन को संचालित किए जाते हैं। ठीक है, ये सरकार के स्वामित्व का प्रबंधन होते हैं। इनके संगठन का स्वरूप विभागीय स्वायत्त और निगम होते हैं, यानी कि जो सरकार द्वारा क्षेत्र होता है वो हमारा पब्लिक सेक्टर, इसमें सरकार का हस्तक्षेप। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें सरकार का ना होकर खुद का हस्तक्षेप हो, निजी क्षेत्र जिसमें हम खुद के स्वामी हो, खुद के स्वामी हो। ठीक है, जिसमें राज्य का योगदान ना होकर देश की आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र में कमी होती है, तो जिसमें उत्पत्ति की समस्त संसाधनों का निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा क्योंकि हमने खुद के मन बोला है, तो इसमें हमारा ही हस्तक्षेप होगा। तो अगर आपने आपने कहा सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में अंतर होगा तो इसमें आप खुद के शब्दों में लिख सकते हो कि सरकार क्या सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, निजी क्षेत्र में पूंजीपति होगा। पूंजीपति यानी हम खुद के मालिक को खुद का व्यवसाय होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी होती है जबकि निजी क्षेत्र में कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि इसमें हमें खुद का लॉस होता है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में सरकारी नियंत्रण होने के कारण सफलता सीमित होती है और निजी उद्योगों में पूंजीपतियों के किसी भी सरकारी नियंत्रण का सामना नहीं करना होता है, केवल वे किसी भी उद्योग को चलाने में स्वतंत्र होते हैं। तो ये अपने और सरकार की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के दोनों में आप डिफरेंट अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आज का एक यूनिट 3 चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 5 करेंगे जिसमें आपको पढ़ना है नई आर्थिक नीति, और इसमें आपको कुछ हेडिंग जो हमको होमवर्क में दे रहे हैं, जैसे नई आर्थिक नीति के उद्देश्य याद करके आएंगे, नई आर्थिक नीति की विशेषताएं। हाँ, पेज नंबर आप करके आएंगे 130 से लेकर 2 पेज का ये पूरा एक आप चैप्टर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास लेंगे तो ये वाला चैप्टर